हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर का फीचर पढ़ रहे थे और उसमें फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा। टोटल 9 फीचर्स हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें से जो फीचर्स हैं रिटन डॉक्यूमेंट, साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, सेंटर विथ ए स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन लिस्ट, ठीक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद फिफ्थ जो फीचर है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, सिक्स था पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेवेंथ इंडिपेंडेंट एंड इनपार्शियल जुडिशरी, एट्थ अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, नाइन्थ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो फर्दर फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। 10th जो फीचर है वह है सेकुलरिज्म। जैसा कि हम लोग प्रियम्बल में पिलर्स ऑफ प्रियम्बल में देखा कि जो उसके पिलर्स थे 3, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक एंड सेकुलर, तो सेम चीज़ें हैं। ऑलरेडी हम लोग इसको प्रियम्बल में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं इसे कब ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd अमेंडमेंट किया गया था इन 1976, ठीक है, जिसमें प्रियम्बल में भी ऐड किया गया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है सेकुलर, इंडिया को सेकुलर डिक्लेयर किया। ऐसा नहीं था, उससे पहले भी इंडिया सेकुलर ही था, बट प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड मेंशन नहीं था। सो 1976 में प्रियम्बल में ऐड किया गया सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ड। अब सेकुलरिज्म होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कोई भी स्टेट, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर और स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। जहाँ कहीं भी जिस भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा अरेंजमेंट हो कि गवर्नमेंट किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट उस बायस्ड नहीं होगा फॉर पार्टिकुलर रिलीजन, वह कंट्री सेकुलर कंट्री कहलाता है। इसमें ईच एंड एवरी सिटीजन को अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट होता है, ठीक है। तो उस वैसे सिस्टम को हम लोग सेकुलर कंट्री कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एज अ सेकुलर कंट्री डिक्लेयर किया गया है। डिफरेंट रिलीजन के पीपल इंडिया में रहते हैं। स्टेट मीन्स कि गवर्नमेंट, आइदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजियस बेसिस पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। जो सिटीजन है उन्हें किसी भी तरह का रिलीजियस ग्राउंड पे, ऑन रिलीजियस बेसिस, किसी भी तरह का स्पेशल राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, या ऑन रिलीजियस बेसिस एनी काइंड ऑफ राइट से उन्हें डिप्राइव्ड भी नहीं किया जा सकता है। मीन्स गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन को ना तो कोई स्पेशल राइट प्रोवाइड करेगा या ना ही किसी राइट से उनको अलग रखेगा, ठीक है। जो भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सभी राइट्स सिटीजन्स को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस बेसिस, ऑन कास्ट बेसिस, ऑन कलर बेसिस, ऑन जेंडर बेसिस, ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, सभी को इक्वली अवेलेबल है। स्टेट जो है इम्पार्शियल और न्यूट्रल होता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, रिलीजियस रिलेशन, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। ओके, इम्पार्शियल होता है
secularism means a state does not interfere in matter of religion, in matter of religion, okay, or is biased to any specific religion, किसी रिलीजन के फेवर में भी नहीं होगा। बायस्ड मीन्स ना तो फेवर करेगा ना उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है, और किसी भी रिलीजियस मैटर में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसे जो कंट्री हैं गवर्नमेंट सिस्टम होता है उससे हम लोग सेकुलर गवर्नमेंट या सेकुलर कंट्री कहते हैं। जो भी रिलीजन है, किसी भी रिलीजन के फॉलोअर हैं, वो फ्री होते हैं एंड अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जो भी उनका चॉइस करें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा जो है अरेंजमेंट किया गया है। ये सेकुलरिज्म की फैसिलिटी प्रोवाइड है ईच एंड एवरी सिटीजन को। इंडियन गवर्नमेंट एक सेकुलर गवर्नमेंट है, इंडिया सेकुलर कंट्री है, दैट्स वी ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का फीचर वो है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, मेजर या हम उसको कहें बेसिक कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू मीन्स अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है या स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई एक्सटर्नल ऑर्डर पास किया जाता है, पार्लियामेंट्री कोई अफेयर होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर, इसकी जो वैलिडिटी है वो सुप्रीम कोर्ट वैलिडिटी को चेक कर सकता है, जांच सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है कि दैट पार्लियामेंट्री अफेयर आर लीगल ऑर्डर, एक्सटर्नल ऑर्डर, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसकी वैलिडिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की जांच करना, चेक करना, यह कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू क्या करता है? एडमिनिस्टर द वर्किंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, ठीक है, वर्किंग ऑफ यूनियन और स्टेट का जो जुरिस्डिक्शन है, यानी कि एरिया ऑफ वर्किंग, एरिया ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे हमने जुरिस्डिक्शन क्या है यूनियन और स्टेट का, हमने देखा था, यूनियन लिस्ट पढ़ा हमने, स्टेट लिस्ट पढ़ा, ठीक है, फेडरल कैरेक्टर में, और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे ओनली वन एंड ओनली यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ फ्रेम कर सकता है, इट मीन्स कि पार्लियामेंट लॉ पास करेगा। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ पास करेगी, एंड कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन होगा उस पर स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ आर एलिजिबल टू फ्रेम लॉ। अब कैसे पता चलेगा? अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई ऐसे सब्जेक्ट पे, या मोस्टली मान लो कि पार्लियामेंट ने कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे लॉ फ्रेम कर दिया, लॉ पास कर दिया, और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपोज कर रहा है, कि अपोज करेगा कैसे कि नहीं ये मेरे अंडर में है, इस पे मैं लॉ पास करूंगा, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है। अगर इस तरह का यूनियन और स्टेट के बीच कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो इसे कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर में आता है, ठीक है। तो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू का यूज किया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट, लाइक जैसे पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, यानी पार्लियामेंट किसी तरह का अमेंडमेंट करता है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, लॉ पास करना है, ठीक है, कोई न्यू ऑर्डिनेंस या कोई न्यू रूल्स पास किए गए, ये सभी चीज़ें। एक्सटर्नल ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनेंस एक लॉ होता है जो वेरी क्विकली
फॉर्मुलेट करके उसको पास किया जाता है। इसके ऊपर पार्लियामेंट में एट द टाइम ऑफ पासिंग पार्लियामेंट में किसी तरह का डिस्कशन नहीं होता है। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करते हैं और यह जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। बट इसको लेटर टाइम में जब पार्लियामेंट रन करता है, पार्लियामेंट की सेशन होते हैं, उसमें पास करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड होता है वैलिडिटी का। लेकिन यह तब पास किया जाता है जब जिस समय पार्लियामेंट सेशन रन नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट जो है वर्किंग नहीं है, ऐसे कंडीशन में जुडिशियल जजमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, एक्सटर्नल ऑर्डर, ऑर्डिनेंसेस, जुडिशियल जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट देते हैं तो उसे भी वो रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, गिवन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये सभी सब्जेक्ट जो है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। कोर्ट किसी तरह का इनडिस्क्रिपेंसी मीन्स किसी तरह का जो इरेगुलरिटीज़ या इलीगल काइंड ऑफ वर्क या मिसयूज ऑफ पावर इन एबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, जितने भी पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट है, एक्सटर्नल ऑर्डर है, उसके बाद ऑर्डिनेंस है, जुडिशियल जजमेंट है, इसमें किसी तरह की इनडिस्क्रिपेंसी अगर होती है तो इसको जो है गवर्नमेंट जुडिशियल कोर्ट क्या करता है, कोर्ट के यहाँ का मतलब इसके लिए कौन एलिजिबल है, ओनली सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, ओनली सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जो है एलिजिबल है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता करके डिक्लेयर करके रोक सकता है। ओके, क्लियर है जुडिशियल रिव्यू का, हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12th है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन। जैसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में 9th चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। थर्ड आता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस एंड राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। फोर्थ होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिफ्थ राइट इसको लिखते हैं ऐसे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओके, एंड 6th जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ओके, ये आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 में आता है, जिसको कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर, उन्होंने द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा गया था। इसलिए कहा क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक ऐसा फंडामेंटल राइट सिटीजन को दिया गया है जिसके थ्रू कोई भी सिटीजन डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज और हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर कोई फंडामेंटल राइट का, आपके फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉयटेशन करता है, अवॉइड करता है आपके फंडामेंटल राइट को, तो आप अगेंस्ट दैट पर्सन, अगेंस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, आइदर वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 6 राइट प्रोवाइड किया गया। क्यों प्रोवाइड किया गया ये राइट? फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स को दिए गए जिससे कि वो अपने सोसाइटी में एक डिग्निफाइड लाइफ को मेंटेन कर सकें, ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ स्पेंड कर सकें,
दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन उनको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिए गए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंशन है फंडामेंटल राइट में। एंड जो एजुकेशनल राइट टू एजुकेशन है जो 2009 में इंक्लूड किया गया अलग से, ठीक है, बट ये दिस इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट के ही अंदर आता है। इसमें मैंडेटरी किया गया जो 6 to 14 एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैं उन्हें जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना नेसेसरी है, इसको राइट टू एजुकेशन कहा गया। तो ये राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, जो फंडामेंटल राइट हैं, ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये पार्ट 4 में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल इसका जो है 51A, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A आता है, जबकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो फंडामेंटल राइट हैं ये आर्टिकल 12 to 35 तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो फीचर है वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और यह एक डायरेक्टरी नेचर का होता है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ड्यू टू डायरेक्टरी नेचर ऑफ दिस provision, these are known as directive principle of state policy, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, ठीक है, जो भी सिटीजन है उसका प्रोटेक्शन, वेलफेयर, सिक्योरिटी, ये किसका वर्क होता है, शुड बी कैरिड आउट बाय स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह करें इसको। तो जो प्रिंसिपल हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, फॉर सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। दैट्स वाई दिस ऑल प्रिंसिपल आर नॉन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह भी जो है पार्ट 4 में रखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है। और इसको जो है एडॉप्टेड किया गया था, एडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, दिया गया है इनको। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब एक आता है लास्ट जो फीचर्स है वह है प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स, क्योंकि जब इंडिया में ड्यू टू मेनी ईयर्स ऑफ स्लेवरी एंड कॉलोनिलाइजेशन, इंडियन सोसाइटी बहुत कुछ जो फैसिलिटी से डिप्राइव्ड हो चुकी थी। इंडिया में इंडियन सोसाइटी में डिस्पैरिटी बहुत आ गया था, लोग रिच एंड पुअर के जो गैप है बहुत ज़्यादा थे। बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे हमारे सोसाइटी के जो काफ़ी इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल थे। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए एंड मेन स्ट्रीम मतलब मेन सोसाइटी में जो डेवलप्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग थे, उनके साथ इक्वली उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न, स्पेसिफिक प्रोविज़न किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि वे लोग जो है ऊपर उठ सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके और वे लोग भी कंट्री के, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट हो सकें। अब ये प्रोविज़न क्या थे, लाइक जो इलेक्शन थे, लेजिस्लेचर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में इनके लिए सीट रिजर्व किए गए, जैसे पार्लियामेंट, ठीक है ना। जो लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, ठीक है, स्टेट असेंबली दोनों में जो है क्या किया गया, सीट रिजर्व किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थे, लाइक पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, ठीक है, एटसेट्रा, इन सब में जो है क्या किया गया, इनके लिए सीट रिजर्व किए गए। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए एंड गवर्नमेंट जॉब्स में
एंड गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्रमोशन, इन सब में भी ऐसे क्लास को, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। जैसे हम लोग देखते हैं, एंड इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जितना उनका पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। जैसे हम लोग देखते हैं SC ST OBC ये सब रिजर्वेशन है 27%, 18%, इस तरह के। तो ये जो है फैसिलिटी दी गई बैकवर्ड क्लास को। जो चिल्ड्रंस हैं बैकवर्ड सेक्शन के, वे ट्राइब्स एंड गिवन स्कॉलरशिप, जो रिजर्व क्लास है उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। बेसिक एम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, लाइक न्यूट्रिएंट फूड, बुक्स, ड्रेस, स्कूल ड्रेस, क्लोथ उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वेवर्ड फीस मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। उनकी फ़ीस वगैरह या तो जीरो माफ़ कर दी जाती है, वेव मतलब उनको माफ़ कर दिया जाता है, तो माफ़ कर दी जाती है, या वेरी लो अमाउंट होता है, बहुत ही कम होता है, मिनिमल, जिसको अगेन गवर्नमेंट ही पे कर देती है। ठीक है ना। तो ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑप्टिमिस्टिक एंड शिल्डिंग पॉलिसी के पार्ट हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी एंड शिल्डिंग पॉलिसी प्रोविज़न किया गया, जिसके वजह से उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये टोटल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय एंड थैंक यू।